हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम धातु व धातु लेशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने बच्चों को वर्क दिया था कि वो धातुओं की सक्रियता श्रेणी बना लें और उसे अच्छे से समझ लें, जिसका वीडियो YouTube पे पड़ा हुआ है। आज धातुओं तथा अधातुओं के मध्य की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। धातुओं के रासायनिक गुण आपने पढ़े, अधातुओं के रासायनिक गुण पढ़े, लेकिन आज धातुओं और अधातुओं के मध्य की क्रिया को पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। धातुओं एवं अधातु अपने संयोजी कोश में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अभिक्रियाएं करते हैं। प्रत्येक धातु और अधातु के पास अपने इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉनों को कोशों में वितरित किया जाता है या कोशों में वितरित होते हैं, और प्रत्येक कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है। लेकिन अंतिम कोश पूरी तरह से भर नहीं पाता है या अंतिम कोश में अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त नहीं हो पाती है। अक्रिय गैस जिनका अष्टक पूरा होता है वो अक्रिय गैस कहलाती हैं, जैसे हीलियम, नियान, आर्गन। हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2, नियान का 10, इसका 18। अगर हम क्या करें, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो K कोश में, L कोश में और M कोश में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह आएंगे। हीलियम के K कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, नियान के 2 इलेक्ट्रॉन K कोश में और 8 इलेक्ट्रॉन L कोश में। अगला है आर्गन। आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 8। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, या निर्धारित कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण हो रही है। इसी को हम कहते हैं अष्टक पूरा होना। अष्टक पूरा होना। और जिन तत्वों का अष्टक पूरा होता है उनको फिर क्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अक्रिय होते हैं। तो जो तत्व अष्टक नहीं पूरा कर पाए हैं वो क्या करते हैं, अष्टक पूरा करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं। कैसे? यदि यहाँ पर कम इलेक्ट्रॉन हैं 8 से, तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा कम है, मान लीजिए यहाँ पर 2 या 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो डोनेट कर दें, इलेक्ट्रॉन त्याग दें, तो ये वाला अंतिम कोश हो जाएगा और इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी धातुएं और कौन कौन से अधातु हैं जो अपना अष्टक पूरा करते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने लिए हैं, जैसे सोडियम और मैग्नीशियम धातु में लिया गया है, ऑक्सीजन और क्लोरीन अधातु में लिया गया है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम करेंगे तो KLM में 2 इलेक्ट्रॉन, K में, L में 8 और M में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अक्रिय गैस जैसी संरचना प्राप्त करने के लिए क्या करे, ये 2 8 पूरा करे। किसके जैसा? नियान के जैसी अक्रिय संरचना प्राप्त करने के लिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना आसान है? देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा, इसलिए ये क्या करे कि 1 इलेक्ट्रॉन त्याग ही दे। तो इसका अंतिम कोश ये हो जाएगा और अंतिम कोश का अष्टक इसका पूरा है, तो ये स्टेबल हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और 8 में 2 और 6 ऐसे डिवाइड होंगे। 2 जाएंगे K कोश में, 6 जाएंगे L कोश में। तो ये क्या करे कि 6 तो डोनेट ना करे, 6 डोनेट करके हीलियम जैसा प्राप्त करे, या फिर 2 ग्रहण करके नियान जैसा प्राप्त करे। तो जो इजी है, 2 ग्रहण करने वाला ज़्यादा इजी है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो ये डोनेट कर रहा है। हमने शुरुआत में क्या बताया था, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन बनाती हैं,
और अधात्मीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। तो ये ग्रहण करेंगे और ये त्यागेंगे। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का 2 8 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम त्याग दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसी तरह क्लोरीन 17 है, 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, ग्रहण कर ले 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए क्या करते हैं, ये सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेता है, एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि सोडियम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या है 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है 11। लेकिन जब ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 10, लेकिन प्रोटॉन की संख्या कितनी रहेगी 11। तो इसमें से ज़्यादा कौन है, ज़्यादा हो गया प्रोटॉन, और प्रोटॉन कैसा आवेश होता है, धन आवेश होता है, इसलिए सोडियम पर एक प्लस चार्ज लग जाता है। जब सोडियम पर एक प्लस चार्ज लग जाता है तो सोडियम आयन कहलाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके मैग्नीशियम आयन बना लेता है, इस पे डबल प्लस चार्ज हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में 12 और 12, फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा तो 10 और 12 हो जाएंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, इसलिए Mg पर क्या होगा, डबल प्लस चार्ज आ जाएगा। इधर देखिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। ग्रहण करने का मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन थे, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए तो इलेक्ट्रॉन हो गए 10, लेकिन प्रोटॉन 8 रहे। अब ज़्यादा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, इसलिए ऑक्सीजन पर डबल माइनस चार्ज आ गया। इसी तरह क्लोरीन का 17 नॉर्मल कंडीशन में और 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन की तरफ हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 17। कौन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए Cl पर एक माइनस चार्ज लग जाएगा। इस तरह से ये आयन में परिवर्तित हो जाएगा, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, ऑक्साइड आयन और क्लोराइड आयन। जब आयन में ऐसे परिवर्तित हो जाता है तो इन आयनों को जब हम नज़दीक लाते हैं तो इनके बीच एक वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। जब वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते हैं, क्रिया कर लेते हैं और एक नया यौगिक बनाते हैं, नया सूत्र तैयार होता है इनसे। तो यहाँ पर देखें Na प्लस और O माइनस माइनस कैसे बनेंगे सूत्र, क्योंकि Na की संख्या हमको बढ़ानी पड़ेगी, Na की संख्या हम बढ़ा दिए हैं, 2 ले लिए हैं, यहाँ पर Na2O बन गया है, यहाँ पर Na प्लस Cl माइनस NaCl बन गया है, किसी की संख्या नहीं बढ़ी है, बराबर बराबर है। यहाँ पर MgO, दोनों के आयन बराबर हैं, MgO बन जाएगा। यहाँ पर Mg डबल प्लस लेकिन Cl माइनस, यहाँ पर Cl की संख्या बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि Mg पर क्या है, डबल प्लस है, तो Cl की संख्या हम बढ़ाकर 2 कर लेते हैं, MgCl2 बन जाएगा। ये तो समझाने के लिए रिएक्शन आपके लिए थी, लेकिन ये रिएक्शन वास्तव में होंगी कैसी, इस तरह से होंगी। इस तरह से रिएक्शन क्यों होंगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन है, क्लोराइड आयन है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं, ये रहते हैं ऑक्सीजन अणु के रूप में, ये क्लोरीन अणु के रूप में, ऑक्सीजन अणु, क्लोरीन अणु। तो इसमें ये जो है ये मुक्त अवस्था में रह सकते हैं, लेकिन ये जो है अणु के रूप में रहते हैं और ये परमाणु के रूप में रहेंगे। अब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये केमिकली अपने आयन में परिवर्तित होगा और आपस में रिएक्शन करेगा। जब सोडियम धातु ये उदासीन परमाणु लेंगे और ऑक्सीजन गैस लेंगे, फिर इनकी क्रिया कराएंगे तो इसके अंदर ये सारी प्रोसेस होगी और रिएक्शन हो जाएगी। तो देखते हैं कैसे होती है। Na और O लिया, उसके बाद हमारा फार्मूला यहाँ चेक कर लिए कौन सा बनना था Na और O का, Na2O बनना था तो Na2O लिख लिए, लेकिन बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा दिए, 2 लगा दिए, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन परमाणु यहाँ कितने हैं, 2 हैं। जैसे यहाँ हमने 2 लगाया तो Na परमाणु कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ 4 लगा दिए। अगला देखें सोडियम और क्लोरीन का, सोडियम क्लोरीन का जो फार्मूला हमने बनाया था वो NaCl बनाया था, तो यहाँ पर NaCl लिख लिए, लेकिन क्लोरीन जो है Cl2 के फॉर्म में रहता है हमेशा, तो इस वाले Cl को 2 करने के लिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। 2 लगाने के बाद Na के परमाणु कितने हो गए, 2, यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस हो गई है। आगे चलिए Mg और O2, Mg और O2, Mg और O2 की जब रिएक्शन होगी तो इसमें MgO बनेगा। यहाँ से हम चेक किए कि फार्मूला क्या बनेगा, MgO।
तो MgO बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को, इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे, क्योंकि इधर O2 के फॉर्म में था। जैसे ही यहाँ 2 लगाएंगे Mg के परमाणु कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो है MgCl2 का है, Mg प्लस Cl2, तो ये डबल प्लस का है, एक सिंगल माइनस का है, तो सिंगल माइनस के 2 हो गए, तो MgCl2 बन जाएगा। यहाँ पर ये इसमें संख्या नहीं बढ़ानी पड़ेगी। ये जितने भी यौगिक बने हैं ये सब कैसे यौगिक हैं, आयनिक यौगिक हैं, क्योंकि आयनों से जुड़कर बने हैं। आयनिक यौगिक बनकर ये तैयार हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधातुओं के मध्य जब क्रियाएं होती हैं तो एक धातुएं अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करती हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक बंध बनते हैं और जो यौगिक बनते हैं वो आयनिक यौगिक बनते हैं। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कैसे, यहाँ पर देख लें बच्चे कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। हम एक उदाहरण यहाँ पर लेते हैं Mg का और Cl का। Mg और Cl, Mg का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 282 और Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। Cl को एक ही इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, लेकिन Mg के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक Cl परमाणु हमको और लेना पड़ेगा। 287, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको आवश्यकता थी इलेक्ट्रॉन की, इसको आवश्यकता थी इलेक्ट्रॉन की, लेकिन Mg को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं थी। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण ही तो हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ स्थानांतरित हो गया, यहाँ से यहाँ स्थानांतरित हो गया, इसमें साझे वाली कोई बात नहीं आई, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से जो बंध बनता है उनको हम वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं, वैद्युत संयोजक बंध कहते हैं। और जो पदार्थ बनते हैं वो वैद्युत संयोजी पदार्थ होते हैं, वैद्युत संयोजी पदार्थ, या उनको आयनिक पदार्थ भी कह सकते हैं या आयनिक यौगिक भी कह सकते हैं, आयनिक यौगिक कह सकते हैं। तो धातुओं और अधातुओं के मध्य जब भी क्रिया होगी तो कैसे यौगिक बनेंगे, आयनिक यौगिक बनेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक बच्चे पूरा अच्छे से नोट कर लेंगे, समझ लेंगे। आइए आगे देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुण। यहाँ पर बच्चे ध्यान दें, आयनिक यौगिकों के क्या गुण होते हैं। देखिए NaCl एक आयनिक यौगिक है, इसको हम ध्यान में रखेंगे, सभी के घरों में होता है NaCl, और इसी के आधार पर इनके गुणों को हम समझेंगे। देखिए आयनिक यौगिक ठोस होते हैं, अवाष्पशील होते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि ठोस पदार्थ जैसे कपूर होता है वो वाष्पशील होता है, अपने आप उड़ता रहता है। तो ठोस होते हैं, अवाष्पशील होते हैं और उच्च घनत्व वाले होते हैं, इनका घनत्व बहुत उच्च होता है। ये प्रायः भंगुर होते हैं। यदि इनका बड़ा परमाणु गोला बनाया जाए, एक इकट्ठा करके छोटे छोटे परमाणु, छोटे छोटे अणु इकट्ठा करके क्या बनाया जाए, गोला बनाया जाए, फिर इस पर चोट की जाए तो छोटे छोटे कणों में ये टूट जाएंगे, इसलिए इनको हम कह सकते हैं कि ये भंगुर होते हैं। इनके गलनांक बहुत उच्च होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका टेम्परेचर देना पड़ेगा तब ये अपनी अवस्था को परिवर्तित करेंगे। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने पर ये ठोस से क्या होंगे, द्रव में बदलेंगे, लेकिन इसके क्रिया करने में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। इनका गलनांक बहुत उच्च होता है। ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलने पर आसानी से ये घुल जाते हैं, लेकिन कैरोसिन वगैरह में ये नहीं घुलते हैं। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। यदि ये ठोस हैं, ठोस पदार्थ पड़ा हुआ है और एक सिरे में इलेक्ट्रिसिटी लगाएगी तो दूसरे सिरे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, यानी ये विद्युत का चालन ठोस अवस्था में नहीं करते। तो फिर किस अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे, ये द्रव अवस्था में। इनको जल में घोल दिया जाए तो ये विद्युत का चालन करने लगेंगे। जिस प्रकार विद्युत सेल बनाई जाती है, देखा होगा आपने, कुछ समय पहले गोबर गैस का चलन चला था। तो गोबर गैस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें NaCl नमक डाल देते हैं। जैसे ही नमक डालते हैं तो उसकी पावर बढ़ जाती है, बल्ब तेज़ी से जलने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि NaCl जो है ये विद्युत का चालन करता है किस अवस्था में, द्रव अवस्था में, क्योंकि जल उसमें से पहले से उपस्थित था और उसमें हमने NaCl डाला है। तो NaCl या कोई भी आयनिक यौगिक
ठोस अवस्था में वैद्युत का चालन नहीं करेगा, परंतु द्रव अवस्था में वैद्युत का चालन करने लगेगा। चलिए अब देखते हैं धातुओं की उपस्थिति। धातुओं की उपस्थिति, जो ये धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, ये पाई कहाँ जाती हैं, कहाँ से हम इन्हें प्राप्त करते हैं और कैसे इनको हम शुद्ध करके उपयोग में लाते हैं। तो देखिए, सभी जितना भी पदार्थ है दुनिया में, ये सब पृथ्वी से ही प्राप्त हुआ है। एक बात आप लोग सोच सकते हैं कि कई हजार साल पहले, हजारों साल पहले की यदि बात सोचें तो पृथ्वी एक आग का गोला ही तो थी, और पृथ्वी पर न पेड़ पौधे, न जीव जंतु, कुछ नहीं था। लेकिन आज बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, बस, ट्रक, गाड़ी, रेल, ये सब चल रही है। ये सब आई कहाँ से? किसी दूसरे लोक से तो आई नहीं है। ये सब कुछ हमारी पृथ्वी से ही निकला है, और हम उसका रूप बदल बदल के नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। तो जितनी भी धातुएं हैं, ये सब कहाँ मिलती हैं? पृथ्वी के अंदर। तो धातुएं पृथ्वी पर दो रूपों में पाई जाती हैं। इनके दो रूप हैं, एक मुक्त अवस्था में और एक संयुक्त अवस्था में। मुक्त अवस्था का मतलब है बहुत ही आसानी से हमको मिल जाए, मिट्टी से खोदा, निकाला, धोया, क्रश किया, थोड़ा सा शोधन किया और हमको वह धातु प्राप्त हो गई। और संयुक्त अवस्था में यानी उसमें कई चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें मिली हुई, हमको उसमें से उसको निकालने में ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, और उसको कई प्रोसेस के बाद हम वो धातु प्राप्त कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे सोने की खदानें होती हैं, तो मुक्त अवस्था में कौन से उत्कृष्ट धातुएं पाई जाती हैं? उत्कृष्ट धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम। बहुत कम क्रियाशील धातुएं होती हैं, इसीलिए मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। अगर ये क्रियाशील होती तो किसी न किसी से क्रिया करके संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो जो कम क्रियाशील धातुएं हैं वो सीधी सी बात है मुक्त अवस्था में ही पाई जाएंगी। बहुत कम क्रियाशील धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि ये मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। और संयुक्त अवस्था में अधिक क्रियाशील धातुएं जो होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर आदि। ये धातुएं संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। इनको हम बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद शुद्ध धातु प्राप्त कर पाते हैं। आगे इसमें आप अध्ययन करेंगे धातुओं का निष्कर्षण, जिसमें धातु जमीन से खोद कर लाई जाएगी और फिर उसका निष्कर्षण किया जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त की जाएगी। तो इसमें एक टर्म आपका आएगा खनिज। खनिज क्या होता है? मिनरल्स। पृथ्वी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। अभी हमने बताया कि सभी चीज़ें पृथ्वी से निकलती हैं, पहाड़ों चट्टानों के नीचे दबी हुई हैं, मिट्टी में मिली हुई हैं, और इनको हम क्या करते हैं? खोद करके लाते हैं और फिर इनको प्रोसेस करते हैं। इनके ऊपर कई प्रोसेस के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो खनिज क्या होता है? पृथ्वी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। जो भी चीज़ खोद के लाई जाएगी मिट्टी से वो क्या होगा? खनिज होगा। सभी को हम खनिज कहेंगे। कौन कौन सी खनिज हैं? दो खनिज मुख्यतः यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे बॉक्साइट। बॉक्साइट का सूत्र है Al2O3.2H2O, और एक है क्ले, चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, Al2O3.2SiO2.2H2O। ये डॉट लगा है यहाँ पर, Al2O3.2SiO2.2H2O, ये क्ले का फार्मूला है। तो इसमें हमको कौन कौन सी धातु देखने को मिल जाती है? देखिए, जल तो वाष्पीकृत हो जाएगा, इसमें हमको एल्युमिनियम दिख रही है, इसमें भी एल्युमिनियम दिख रही है, इसमें सिलिका है, सिलिकॉन है। तो ये तीन तरह की धातुएं, तीन धातुएं हमें दिख रही हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। एल्युमिनियम के ये क्या है? खनिज हैं। और बॉक्साइट अयस्क का भी कार्य करता है। तो ज़्यादा अंतर है नहीं अयस्क और खनिज में, थोड़ा सा अंतर है। खनिज क्या है? जिस रूप में हम धातुओं को मिट्टी से निकाल के लाते हैं वो खनिज है। लेकिन अयस्क क्या होता है? वे खनिज, अयस्क मुख्य रूप से होता खनिज ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है कि वे खनिज जिनमें धातुओं को कम खर्चे पर आसानी से अधिक मात्रा में, 3 पॉइंट हैं, कम खर्चे पर आसानी से अधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सके, उनको हम क्या कहते हैं? अयस्क। ज़्यादा खर्चा ना लगे, कम खर्चा लगे, बहुत कम मात्रा में,
और आसानी भी हो, ज़्यादा कठिनाई भी न करनी पड़े, और मात्रा कितनी हो, ज़्यादा मात्रा हो, ऐसी धातुओं, ऐसी जो खनिज होते हैं उनको हम कहते हैं अयस्क। तो सभी अयस्क तो खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। इतना अंतर इसमें थोड़ा सा है। सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। कौन सा एक अयस्क है जिसमें हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं धातु को? बॉक्साइट। यही जो बॉक्साइट है ये खनिज का भी कार्य करता है। हमने अभी कहा क्या, सभी खनिज क्या हैं, अयस्क हैं, इसलिए बॉक्साइट को ऊपर भी लिखा है और नीचे भी लिखा है। बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3.2H2O। तो ये अयस्क और खनिज में आपको अंतर भी समझ में आ गया होगा, और अयस्क खनिज अलग अलग समझ में आ गया होगा। पृथ्वी में धातुओं के यौगिक जिस रूप में है वो खनिज है, और वे खनिज जिनको कम खर्चे पर आसानी से अधिक मात्रा में धातुओं को प्राप्त किया जा सके वो क्या है, अयस्क है। आइए देखते हैं अयस्कों के वर्गीकरण। अयस्कों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? बहुत से भाग हैं उसके, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर हम 4 भागों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम अयस्कों का वर्गीकरण। ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, सल्फाइड अयस्क और क्लोराइड अयस्क। 4 प्रकार के मुख्यतः अयस्क यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ऑक्साइड अयस्क का मतलब क्या है? उसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्साइड के रूप में हो। कार्बोनेट का मतलब है कार्बोनेट के रूप में हो, और सल्फाइड का मतलब है सल्फाइड के रूप में हो। क्लोराइड का मतलब है कि क्लोराइड के रूप में हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इनमें धातुएं अपने ऑक्साइडों के रूप में रहती हैं। धातुएं किसके रूप में रहती हैं? अपने ऑक्साइडों के रूप में, यानी ऑक्सीजन से क्रिया करके कोई फार्मूला वो बना लेंगी, कोई तत्व बना लेंगी। जैसे क्यूपराइट, कापर का एक अयस्क है क्यूपराइट, जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है Cu2O। यहाँ पे कापर सिंगल प्लस वैलेंसी वाला है, Cu2O। ये क्यूपराइट का सूत्र है, और ये अयस्क है कैसा? ऑक्साइड अयस्क। ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड अयस्क, इसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ पर आयरन का ये अयस्क है, आयरन का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड भी इसको कह सकते हैं, और इसको मैग्नेटाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट Fe3O4। दूसरा है कार्बोनेट अयस्क। इसमें धातुएं अपने कार्बोनेटों के रूप में रहती हैं। इसमें धातुएं अपने कार्बोनेटों के रूप में रहती हैं, जैसे मैलेकाइट और डोलोमाइट। 2 ये हैं कार्बोनेट। कैसे? CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। कॉपर का ही है, एक कार्बोनेट के रूप में मुख्यतः इसको देखा जाएगा, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, और MgCO3.CaCO3 कैल्शियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। इसका नाम है डोलोमाइट। अगला है सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क में धातुएं अपने सल्फाइड के रूप में रहेंगी, सल्फर यानी उसके साथ जुड़ा होगा। इनमें धातुएं अपने सल्फाइडों के रूप में होती हैं, जैसे गैलेना PbS, जिंक ब्लेंड ZnS, जिंक ब्लेंड ZnS PbS। अगला है क्लोराइड अयस्क। इसमें कैसे रहेंगी धातुएं? अपने क्लोराइड के रूप में रहेंगी। इसमें धातुएं अपने क्लोराइडों के रूप में रहती हैं, या क्लोराइडों के रूप में होती हैं, जैसे कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का है KCl.MgCl2.6H2O। कार्नेलाइट Mg मैग्नीशियम का जो है मुख्य खनिज है, अयस्क है, और इसमें हार्न सिल्वर है AgCl, चांदी का एक अयस्क, हार्न सिल्वर AgCl। ये सारे अयस्क हम प्राप्त करते हैं मिट्टी से, और मिट्टी से प्राप्त करने के बाद हम इनका क्या करते हैं? निष्कर्षण करते हैं। निष्कर्षण करने के बाद हम शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्षण की कई प्रक्रियाएं हैं। इन प्रक्रियाओं को आगे वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि निष्कर्षण कैसे होता है, और प्रत्येक स्टेप को कैसे हम करते हैं, और फिर लास्ट में शुद्ध धातु कैसे प्राप्त होती है। ये सारी चीज़ें अगले वीडियो में डिस्कस करनी है। फिलहाल बच्चे इस अयस्क को अच्छे से पढ़ लें और अयस्क को याद कर लें। इन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लें कि क्यूपराइट का क्या फार्मूला होता है, मैग्नेटाइट का क्या फार्मूला होता है, मैलेकाइट, डोलोमाइट, गैलेना,
इनकी सबकी आवश्यकता आगे चलकर आने वाली है, इसलिए बच्चे अच्छे से इसको तैयार करें और इसके नोट्स ज़रूर बना लें। बहुत स्वच्छ और साफ नोट्स बनाकर भेजें। ओके बाय।